सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। आज का हमारा जो सेशन है, बेसिकली आज हम अपने पेपर थर्ड, जो कि हमारा शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन का पेपर है, पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हो, इसके पहले पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल चुका है। अगर आप में से किसी ने अभी तक पार्ट फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड या पेपर फर्स्ट की क्लासेस अटेंड नहीं की है, तो प्लेलिस्ट है बीएड सेकंड ईयर के नाम से। प्रॉपर आपको यूट्यूब चैनल, जो इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट के अंदर प्रॉपर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वन बाय वन सारी वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको इजी नोट्स से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि अब से जब बीएड का आपका ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे बीएड के एग्जाम हो जाएंगे। देन हम टेट, सीटेट और सुपर टेट के भी क्लासेस इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो टीचिंग कैटेगरी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सारा आपको यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर करते रहिए। ये सारे वो काम है जो मुझे बिना कहे ही आपको कर देने पड़ेंगे, है ना। आपको मतलब खुद से ही कर देना चाहिए, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। स्टार्ट करें फिर, चलिए। 9वां नंबर टॉपिक से हमें स्टार्ट करना था। 8 टॉपिक टोटल हम कवर कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो पार्ट सेकंड का आपका जो 9वां टॉपिक है वो है शिक्षा में प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट इन एजुकेशन। इस टॉपिक में भी प्रिंसिपल से, यानी कि आप कह सकते हो मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी बात होंगी। वो चाहे क्लरिकल लेवल की हो, वो चाहे प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, वो चाहे स्टूडेंट से। तो यही सारी बातें यहाँ पे होनी है। वन बाई वन चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। प्रबंधन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रबंधन की यह परिभाषा मैकफॉरलैंड द्वारा दी गई है। किसने कहा है कि प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संस्थानों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है? यह स्टेटमेंट जॉर्ज टेरी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? जॉर्ज टेरी के द्वारा। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये टैरी के द्वारा, जॉर्ज टैरी के द्वारा ये भी स्टेटमेंट दिया गया है। देखो, दोनों तकरीबन सेम ही है। यहाँ भी प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संस्थान की बात कर रहा है, और यहाँ भी मानवीय तथा अन्य संसाधनों की बात हो रही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके जॉर्ज टेरी के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन में उन सभी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उद्देश्य पूर्ति तथा प्राप्ति, कार्य मूल्यांकन तथा उस कार्यात्मक दर्शन के विकास से संबंधित है जो सामाजिक प्रणाली में संगठन के उद्देश्य को सुनिश्चित करती है। ये प्रबंधन की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये जैक डंकन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। प्रबंधन की इस परिभाषा को जैक डंकन ने बताया है। प्रबंधन की विशेषताएं, देखिए, प्रबंधन एक सौद्देश्य प्रक्रिया है। भाई, इसका पर्टिकुलर एक उद्देश्य होता है। प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। प्रबंधन कार्य सफलता को बढ़ाता है। इसका मतलब ये सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। प्रबंधन के लिए विशिष्ट लक्ष्य क्या है? देखिए, प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, बहुआयामी होता है, क्रिया आधारित होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी यहाँ भी आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पूरे चारों पेपर में 95% क्वेश्चंस के आंसर अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन में अवेलेबल है तो वही होगा। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं आता है और आप तुक्का लगाना चाहते हो, गेस करना चाहते हो, देन हमेशा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी ही मार्क करिएगा। प्रबंधन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है। भाई, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट दिखता थोड़ी ना है, अदृश्य होता है। प्रबंधन मापन योग्य है। प्रबंधन दूसरे के कार्यों पर निर्भर करता है। यानी कि ये सारे ही प्रबंधन की विशेषताएं हैं। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन होते हैं। देखिए, शिक्षा में जो संसाधन हम लोग प्रयोग करते हैं वो मानवीय और भौतिक दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। संसाधनों को बांटा गया है। संसाधन दो तरीके के होते हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य। 9वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे मूव करें, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन कौन कौन से हैं? तो अगर किसी विद्यालय के मैनेजमेंट में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों की बात होगी तो मानवीय संसाधन भी प्रयोग होते हैं, भौतिक भी प्रयोग होते हैं, दृश्य तथा अदृश्य भी प्रयोग होते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, किसमें प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है?
शिक्षा में प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रबंधन के द्वारा। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा देन डेफिनेटली एजुकेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छे विद्यालय संगठन से हमारा तात्पर्य यही है कि संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा विद्यालय के विभिन्न अंग प्रत्यंग मिलकर अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय रहें। यह कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर एस माथुर के द्वारा कहा गया था। शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं, थोड़ी देर पहले ही हम इस क्वेश्चन की बात कर चुके हैं, यहाँ भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन की बात हुई थी। भाई उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। एक सामाजिक प्रक्रिया, मानवीय तथा भौतिक साधन संसाधनों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल। तो ये सारी ही विशेषताएं हैं शिक्षा में प्रबंधन की। शिक्षा में प्रबंधन का महत्व क्या है, चाहे महत्व की बात आ जाए या विशेषताएं की बात आ जाए, आप बस अपने स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट देखो, अगर पॉजिटिव वे में होंगे देन डेफिनेटली वो सही होंगे। शिक्षा के सभी स्तरों के लिए आवश्यक है मैनेजमेंट का होना। प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास को गति देती है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा में प्रबंधन संगठन आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा में प्रबंधन क्या है? तो शिक्षा में प्रबंधन विज्ञान एवं कला दोनों है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी पिछले वाले टॉपिक में ही इस क्वेश्चन की बात हो चुकी है। शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार, तो शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार जो है वो शिक्षा संबंधी तथ्यों, योजनाओं तथा नीतियों तक भी है, शिक्षा की कार्य प्रणालियों तक भी है, कर्मचारियों को दिए गए निर्देशन, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण तक भी है, यानी कि उपरोक्त सभी तक आपका आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है, तो शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में, शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श तथा मूल्य भी शामिल हैं, शिक्षा के सिद्धांत भी शामिल हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना ये भी शामिल है। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 6 पार्टों में शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन का कार्य नियोजन और संगठन भी है, समन्वय तथा मूल्यांकन भी है, निर्देशन एवं नियंत्रण भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी आपके शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। विद्यालय का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है? किसी भी विद्यालय का मूल्यांकन उनके कार्य की गुणवत्ता पर, उनके कार्य पूरा करने की अवधि पर, कार्य की कमियों तथा परस्पर संबंध पर, इन सारे ही डेटा पर किसी भी विद्यालय का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के मुख्य सोपान कौन कौन से हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में निर्णय एवं नियोजन भी आएगा, निर्देशन एवं समन्वय स्थापित करना भी आएगा, संगठन तथा संप्रेषण भी आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर है, तो शिक्षा प्रशासन और शिक्षा संबंध में देखिए क्या क्या अंतर है। शिक्षा प्रशासन शब्द शिक्षा प्रबंध से अधिक व्यापक है, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट से ऊपर होता है शिक्षा प्रशासन। प्रशासन प्रबंध का एक अंग है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा प्रबंधन शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, इसका मतलब ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। प्रशासन प्रबंध का अंग है, इस विचार के प्रतिपादक इंजीनियर एल ब्रेच थे। कौन थे? ई एल ब्रेच। प्रशासन को प्रशासन को प्रबंध से ऊपर मानने वाले विचारकों में मुख्य कौन है? तो ये जितने भी विचारक है ना, वो चाहे स्प्रिंगल हो, वो चाहे जेन सुल्ज हो या ओलिवर सेल्डन हो, ये सारे ही जितने भी विचारक हैं ये प्रशासन को प्रबंध से ऊपर मानते हैं। प्रबंध शब्द शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक व्यापक है, ये कथन कहा गया है इंजीनियर एफ एल ब्रेच द्वारा। जो ऊपर यहां थे वही यहां भी है। आगे चलिए। शिक्षा प्रबंध की मुख्य दशाएं, तो शिक्षा प्रबंध की मुख्य दशाएं शैक्षिक नियोजन करना, शैक्षिक संगठन, शैक्षिक प्रशासन, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य समस्याएं क्या है? देखो, शैक्षिक प्रबंधन में पूरी प्रक्रिया का कागजी होना, वित्तीय प्रबंधन, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, ये सारी ही समस्याएं आती हैं शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट में। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जितने भी ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं वो चाहे उद्देश्य पूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत हो,
या सहभागिता का सिद्धांत हो या सहयोग का सिद्धांत हो, ये सारे ही शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत हैं। ये तो एक ऐसा टॉपिक हो गया जहां सबका आंसर उपरोक्त सभी ही है, क्योंकि यहाँ पे केवल ऐसी बातें ही हो रही है। पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक नजर आप देख लीजिए, एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन था। शैक्षिक प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व किन कारणों से है? तो शैक्षिक प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व जो है वो कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ण के कारण भी है, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के कारण भी है, सामाजिक मांग की संपूर्ति के कारण भी है। यहाँ भी आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। अगला, शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक ऐतिहासिक और सामाजिक भी हैं, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक भी हैं, राजनैतिक कारक भी है। इसका मतलब यहाँ भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। एक अच्छे प्रबंधक में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? तो देखो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सैद्धांतिक स्वच्छता हो, दृढ़ता व लोचशीलता का समन्वय हो, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी हो चुका है। अगले टॉपिक पे आते हैं, 10वां नंबर टॉपिक हमारा। और 10वां नंबर टॉपिक क्या है? विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। चलिए फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन संबंधित है। देखो, शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन किससे संबंधित होगा? विद्यालय से संबंधित होगा। मैनेजमेंट कहाँ होगा? विद्यालय में होगा। प्रबंध को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है? ये सर चार्ल्स रेनॉल्ड के द्वारा बात कही गई है। किसने कहा है कि विद्यालय प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा विद्यालय संबंधी मानवीय तथा भौतिक तत्वों को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। प्रबंधन से आशय उस कला या विज्ञान से लिया गया है जो कार्यकुशल तरीके से एक व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करता है। ये स्टेटमेंट जॉर्ज आर टेरी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है या संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी क्रियाओं के आयोजन, संगठन तथा नियंत्रण का काम है? ये किस लेखक ने कहा है? ये बात आरसी डेविस के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस लेखक ने कहा है कि प्रबंध एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया है? ये बात सी डब्ल्यू विल्सन के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? सी डब्ल्यू विल्सन के द्वारा। निम्न में से किसने कहा है कि प्रबंधन एक बहुउद्देशीय तत्व है जो कि एक व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कार्य करने वालों का प्रबंध करता है? ये बात पीटर एफ ड्रेकर के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। शैक्षिक प्रबंध निम्न में से किस पर आधारित है? देखिए, शैक्षिक प्रबंध जो है वो शिक्षा और व्यवस्था दोनों पे आधारित है। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन शिक्षा प्रबंध का आयाम नहीं है? देखो, शिक्षा प्रबंध में क्या क्या चीजें आएंगी भाई? शिक्षा प्रबंध में मानव शक्ति शिक्षा प्रबंध का आयाम नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तो शिक्षा प्रबंध का आयाम है पूछ रहा, अच्छा ऊपर आयाम है पूछ रहा, नीचे कह रहा कौन सा नहीं है। शिक्षा प्रबंध का आयाम मानव शक्ति भी है, सामाजिक न्याय भी है, विनियोग भी है। ये सारे ही शिक्षा प्रबंध के आयाम है। और शिक्षा प्रबंध का आयाम कौन नहीं है? क्या शिक्षा प्रबंधन में सामाजिक आंदोलन होता है क्या? नहीं, सामाजिक आंदोलन आपका आयाम नहीं है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है? एक मजदूर जो है वो शिक्षा से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। मजदूर का अगर शिक्षा पाया होता तो वो मजदूर थोड़ी ना होता। इंजीनियर शिक्षा मिली है उसको, डॉक्टर पढ़ाई किया है, शिक्षा मिली है, शिक्षक शिक्षा लेके ही शिक्षक बना है। तो मजदूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय निम्न में से किसका केंद्र है? तो जो विद्यालय है, 12 नंबर क्वेश्चन, ये समाज सेवा का केंद्र है, आंदोलन का केंद्र है, क्रांति का केंद्र है, या उपरोक्त सभी? तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है वो समाज सेवा ही होगा, क्योंकि विद्यालय में आंदोलन नहीं होता है, क्रांति नहीं होती है। विद्यालय में समाज सेवा होती है। समाज सेवा इन द सेंस शिक्षण दिया जाता है किसको? समाज के लोगों को। आगे चलिए, एक अच्छे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक अच्छे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, एकजुटता को सिखाना, यानी कि ये सारे ही एक अच्छे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रबंध शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले जो मैनेजमेंट आया है वो उद्योग में आया है, व्यापार में, बिजनेस में।
विद्यालय प्रबंध की संकल्पना कब प्रारंभ हुई थी? ये आधुनिक समय यानी कि जो करंट का युग चल रहा है आधुनिक समय में, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पे कोई ईयर नहीं है, आधुनिक समय ही आपका राइट आंसर होगा। ओके, शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक विचारधाराओं से कब जोड़ा गया? मध्यकाल में। मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं को किससे जोड़ दिया गया? धार्मिक विचारधाराओं से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं से संबंधित नीतियां कौन बनाता था? देखिए, मध्यकाल पूरी तरीके से राजा महाराजा जो स्थानीय लोग होते थे उन पे डिपेंड था। तो स्थानीय समुदाय भी कह सकते हो, धार्मिक संस्थाएं भी कह सकते हो, राजा भी कह सकते हो, इसका मतलब उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षा केंद्रों की स्थापना कब हुई? तो शिक्षा केंद्रों की जो स्थापना है ये बौद्ध काल में हुई थी। कहां पे? याद है कि नहीं याद है? किसमें? मठ एवं विहार। भूल गए कि याद है? याद होगा। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्थाओं का समस्त व्यय कौन वहन करता था? तो जो उस क्षेत्र का राजा या नवाब होता था वो वहन करता था। निम्न में से किस काल में शिक्षा केंद्र के रूप में आश्रमों का प्रचलन था? चाहे आश्रम की बात कह दी जाए या फिर गुरुकुल की बात कह दी जाए, आश्रम या गुरुकुल पद्धति जो है ये वैदिक काल में थी। आगे चलिए, निम्न में से किस व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए? तो वो चाहे शैक्षिक नियोजन हो या स्कूल का प्रबंध हो, इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। शैक्षिक विकास का पुनर्विलोकन कौन करता है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड करता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अगला पेज, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत किसमें प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शैक्षिक आयोजकों, संस्था के अध्यक्षों और प्रशासकों सब पे पूरा पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षा सुधार में स्कूल योजना एक मील का पत्थर है। शिक्षा प्रयास में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है। पहली बार अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार का नियोजन एवं कार्य संचालन बनाया जा रहा है, ये कथन डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने कहा था। किसने कहा था? डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने। किसका मत है कि किसी शिक्षण संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर अपने विकास की योजना बनाई जाती है? डब्ल्यू एम वीच के द्वारा यह बात कही गई थी। किसके द्वारा? डब्ल्यू एम वूच के द्वारा। निम्न में से किस लेखक ने स्कूल योजना के निर्माण में 7 पदों को आवश्यक माना है? तो इलियट और मोसियार इन दोनों ने स्कूल योजना के निर्माण में 7 पदों को आवश्यक माना है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि जिन परिस्थितियों में व्यक्ति की क्षमताओं को पूर्ण उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है और उसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम के निर्माण में उनका सहयोग मिले और तब यह परिस्थितियां व्यक्ति को स्व अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करेंगी, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है ओर्डवे टीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। किसके द्वारा? ओर्डवे टीट के द्वारा। अगला, शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति कौन है? वही क्वेश्चन रिपीटेड है। डॉक्टर भी है, शिक्षक भी है, इंजीनियर भी है। तो उपयुक्त सभी आंसर लगा दो। सबको ही शिक्षा मिली है। नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत को विकसित करके किस लेखक ने सर्वाधिक योगदान दिया है? होमन्स ने। किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है? होमन्स ने। प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में। विद्यालय योजना का क्षेत्र है तो विद्यालय भौतिक और शैक्षिक दोनों योजनाओं का क्षेत्र है। ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। राजनीति तो होती नहीं है विद्यालय में, तो राजनीतिक आंसर हो नहीं सकता। आगे चलिए, प्रबंध योजना तैयार करने में आवश्यक होता है। तो प्रबंध योजना तैयार करने में योजना की अवधि भी होगी, बजट भी होगा, उसका क्षेत्र भी होगा, यानी कि ये सारी चीजें होंगी। भाई अगर आप कोई योजना तैयार कर रहे हो मैनेजमेंट में, तो उसके लिए क्या क्या सोचोगे? उसकी अवधि सोचोगे, कितना खर्चा आएगा, कहाँ उसको क्षेत्र का मतलब है कि कहाँ उसको अप्लाई करना है, कहाँ वो काम करना है। तो सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। विद्यालय क्रियाओं के नियोजन में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? विद्यालय क्रिया के नियोजन में प्रमुख भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की। प्रधानाध्यापक नेता होता है किसका? विद्यालय का, समाज का, ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रधानाध्यापक विद्यालय और समाज दोनों का ही नेता माना गया है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। विद्यालय स्वस्थ अथवा अस्वस्थ नैतिक एवं भौतिक परिस्थितियों में संपन्न अथवा विपन्न, अच्छे अथवा बुरे होते हैं।
जबकि प्रधानाध्यापक योग्य, उत्साही, उच्च आदर्शपूर्ण अथवा इसके प्रतिकूल होते हैं। ये किसने कहा था? ये बात पीसी रैन के द्वारा कही गई थी। लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, वह स्कूल सफल नहीं हो सकता जहां के अध्यापक मिलकर एक दल के रूप में कार्य नहीं करते, परंतु इनके दल का नेता प्राचार्य उन्हें उत्प्रेरित करता है। ये किसका मत है? ये मोहम्मदीन सुल्तान का कथन है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मत है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे? रायबर्न का यह कहना था। किसका कहना था? रायबर्न साहब का। किसने कहा है कि अच्छे प्रधानाध्यापक का शिक्षा दर्शन नवीनतम विचारों और अनुसंधानों के सावधानी से किए गए अध्ययन पर आधारित होना चाहिए? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से ये बात किसी ने नहीं कही थी। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय प्रधानाध्यापक के विद्यालय क्रियाओं की योजना संबंधी कार्यों पर बल दिया है? तो ये स्ट्रीट और ग्राफ दोनों ने ही बल दिया है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। संपूर्ण योजना बनाते समय प्रधानाध्यापक को कौन सा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए? देखो, योजना बनाते समय किसी भी प्रधानाध्यापक को सबसे पहले तो सद्भावनापूर्ण दृष्टिकोण तो अपनाना चाहिए, मित्रतापूर्ण भी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अधिनायकवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की ख्याति तथा समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाचार्य का अपने अध्यापकों, विद्यार्थियों, उनके माता पिता तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। किसने कहा है कि मैं उसे अच्छा मुख्याध्यापक समझता हूं जो अपने सहयोगियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें उत्प्रेरित करता है? केजी सैयदेन का यह बात कहना है। आगे चलिए, इलियट और मोसियाग ने स्कूल योजना के निर्माण में कितने पदों को आवश्यक माना है? टोटल 7 पदों को इन्होंने आवश्यक माना है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कभी प्रोत्साहन, कभी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सहायता, कभी सुझाव, कभी निश्चित आदेश, सभी आवश्यक हैं। या किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? ये एच जी स्टीड ने कहा है। निम्न में से किसका मत है कि प्रधानाध्यापक का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां की वह आरोग्यप्रद प्रभाव डाल सकता है? ये बात भी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ही कही गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक। आगे, निम्न में से कौन सा उपागम शैक्षिक नियोजन के पृथक उपागम के रूप में दिखाई देता है? स्कूल मैपिंग। कौन सा उपागम है? स्कूल मैपिंग। किसका मत है कि हम सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों को कौशल उत्पन्न करने वाले केंद्र के रूप में ले सकते हैं? हार्विन्सन का यह कहना है। किसका कहना है? हार्विन्सन का। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण इस बात का पता लगाना है कि क्या उपलब्धि हुई है, अर्थात निष्पादन, निष्पादित कार्य का मूल्यांकन और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदमों को उठाना ताकि नियोजन के अनुकूल निष्पादन हो सके। या किस शिक्षा शास्त्री का कहना है? जी आर टेरी का कहना है। नियंत्रण एक प्रबंधीय कार्य है जो अधीनस्थ कर्मचारियों के निष्पादन का मापन एवं उनमें सुधार करता है। ये बात ओडोनेल और कुटज दोनों के द्वारा कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रबंधकीय नियंत्रण की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो प्रबंधीय नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक सिद्धांत और सांख्यिकीय तत्व दोनों पे निर्धारित होती है। बी और सी दोनों ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नियंत्रण कौन सी प्रक्रिया है? नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमेशा गति में रहती है। प्रबंधकीय नियंत्रण का आशय कार्यों को योजनानुसार संपन्न कराने से है। ये किसका मत है? ये विली ई गोल्ज का मत है। किसका? विली ई गोल्ज का। आगे चलिए, निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है? डेल हेनिंग के द्वारा यह बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। वास्तविक निष्पादक एवं प्रमापों को मिलाकर अथवा उनकी तुलना करके क्या ज्ञात किया जा सकता है? विचलन ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है? विचलन। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने नियंत्रण प्रक्रिया में 3 स्तर बनाए हैं? तो जेम्स एल पियर्स ने नियंत्रण प्रक्रिया में 3 स्तर बनाए हैं। जेम्स एल पियर्स के अनुसार
नहीं, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया क्या? ठीक तो है, सही है। जेम्स एल पियर्स के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर कैसा है? नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर नियोजन करना भी है, वास्तविक कार्यों की तुलना करके रिपोर्ट देना भी है, निर्णयात्मक कार्य करना भी है, यानी कि उपयुक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एडवर्थ एम एंथोनी के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर है तो लक्ष्य भी है, नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर पद्धति भी है, जांच भी है, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। किस लेखक के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया 5 स्तरों से युक्त होती है? जूरन के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया 5 स्तरों से युक्त होती है। नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व किसको माना गया है? तो प्रमापों के निर्धारण को नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व माना गया है। जूरन के मतानुसार नियंत्रण प्रक्रिया किस स्तर से मुक्त होनी चाहिए? तो नियंत्रण प्रक्रिया माप की इकाइयों की परिभाषा, निर्णय अनुसार कार्य करना, नियंत्रण के बिंदुओं का चयन, इन सब के स्तर से मुक्त होनी चाहिए। उपयुक्त सभी आंसर मार्क करेंगे। निम्न में से कौन समय अथवा धन की इकाइयों में निर्धारित किए जा सकते हैं अथवा निर्देशकों के रूप में निश्चित किए जा सकते हैं? तो वो है आपका प्रमाप। क्या है? प्रमाप। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानदंड निश्चित करने से अभिप्राय उन मानों से है जिसके आधार पर मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वास्तविक परिणाम को मापा जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया के किस चरण में सुधारात्मक कदम सम्मिलित हैं? चतुर्थ चरण में सुधारात्मक कदम सम्मिलित हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण में किसका नियंत्रण होता है? किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। व्यक्तिगत अवलोकन करने में समय लगता है तथा बाह्य रूप में यह एक अकुशल पद्धति दिखलाई देती है, किंतु अधीनस्थों की क्रियाओं के नियंत्रण की कोई अन्य विधि इसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। ये कथन किसने कहा था? थियो हेमन ने कहा था। निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण और स्वतः नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो वह है आपकी अभिप्रेरणा। कौन सी विधि है? अभिप्रेरणा। निम्न में से कौन सी प्रविधि दैनिक कार्यों के निष्पादन में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है और उनको नियंत्रित ढंग से ही कार्य करने के लिए बाध्य करती है? यह है आपकी नीतिगत प्रविधि। कौन सी है? नीतिगत प्रविधि। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रबंधकों के लिए कौन सा नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है? तो वो है बी और सी दोनों। एक प्रधानाचार्य अधिक से अधिक कितने दिन की छुट्टी कर सकता है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार एक प्रधानाचार्य को मैक्सिमम 3 दिन की छुट्टी ही अलाउ होती है। बड़ा टॉपिक था, 70 क्वेश्चंस थे, डिस्कस किए हमने। अगले पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड रिलेशन, दैट मींस मानवीय संसाधनों का प्रबंध और संबंध। चलिए फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अब देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होंगे जो आप खुद का सेंस यूज करो और आंसर बताओ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप खुद सोचो। शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं। तो भाई शिक्षा संस्था के प्रमुख मानवीय संसाधन कौन है? अभिभावक भी होना चाहिए, कर्मचारी भी होने चाहिए, प्राचार्य या प्रधानाध्यापक भी होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर लगा देंगे। विद्यालय के प्रबंध में सम्मिलित मानवीय संसाधन कौन है? तो विद्यालय के मैनेजमेंट में आप बताओ कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स शामिल है? भाई प्रधानाचार्य और अध्यापक तो होंगे ही, छात्र और अभिभावक भी होंगे। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी हो गए, लिपिक वर्ग का मतलब क्लर्क हो गए, स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए। तो उपरोक्त सभी यहां भी आंसर लगाइए। मानवीय संसाधनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट किया जा सकता है। देखो प्रशासनिक अधिकारी हो गया प्रधानाचार्य, एक प्रधानाचार्य एक अध्यापक भी होता है, प्रधानाचार्य समाज का नेता भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहां भी आंसर लगाइए। समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो पूरी शिक्षा पद्धति जो है ना वो अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती है। अध्यापक को ही शिक्षा पद्धति आती है, तभी वो अपने छात्रों को शिक्षा दे पाता है। आगे चलिए, विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है? विद्यालय की जो उन्नति है वो पूरी तरीके से अध्यापक पे डिपेंड करती है। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो विद्यालय उन्नति करेगा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो विद्यालय उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि मेन है शिक्षण और शिक्षा। अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? तो अध्यापक का कार्य क्या है? छात्रों को शिक्षित करना है, आप कहोगे है। उपदेश देना है, अनुशासन का पाठ पढ़ाना है। तो आंसर लगा दीजिए उपरोक्त सभी। विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका होता है? देखिए विद्यालय और समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य प्रधानाचार्य का है। लड़ाई नहीं होने देना है, वो चाहे अभिभावक और टीचर के बीच में हो या टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो या मैनेजमेंट और टीचर के बीच में हो।
तो संतुलन बनाए रखने का कार्य प्रधानाचार्य का है ना। सारे क्वेश्चन आप अपने सेंस का यूज करके दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क बना रहना आवश्यक है। किससे? देखो, छात्र का विकास हो इसके लिए संपर्क किससे साधोगे? उनके माता पिता से, उनके अभिभावक से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका है? प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य है कि समन्वय स्थापित रहे। छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य किसका है? तो छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का काम प्रधानाचार्य का होता है, टीचर का नहीं होता है। टीचर का काम, आयोग ने केवल कहा कि तुम बस पढ़ाने से मतलब रखो। छात्रों से संपर्क बनाना है कि उनके अभिभावकों से संपर्क बनाना है, इस काम के लिए कौन बना है? इस काम के लिए प्रधानाध्यापक बने हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रधानाचार्य, ऑप्शन ए। अगला चलो, प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य बताओ। तो प्रधानाचार्य का मुख्य कर्तव्य प्रशासन संबंधी कर्तव्य है। शिक्षा संबंधी कर्तव्य है। विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्य है। तो उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा। विद्यालय का निरीक्षण संबंधी कर्तव्य किसका है? अरे निरीक्षण भी तो प्रधानाचार्य ही करेगा, सी आंसर लगा दो। विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो अभिभावक तथा समाज के प्रति कर्तव्य, बिल्कुल सही है, कर्तव्य है प्रधानाचार्य का। सहगामी क्रियाओं तथा खेलकूद के प्रति कर्तव्य, ये भी है। मूल्यांकन करने का कर्तव्य, ये भी है। तो यहां भी उपयुक्त सभी आंसर लगाइए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है? तो प्रधानाचार्य का काम, वही क्वेश्चन एक तरीके से बस लैंग्वेज बदल के है। मूल्यांकन करना, अनुशासन संबंधित कार्य करना, नियोजन संबंधित कार्य करना, यहां भी उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। पूरे टॉपिक में अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो आपको याद करना पड़े। बिना याद करे आप देखो हर क्वेश्चन कर ले जाओगे। विद्यालय में संगठन और प्रशासन बनाए रखने का संबंधी कर्तव्य किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना किसका काम होता है? मुख्याध्यापक का होता है। आगे चलो, अब देखो, विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना, अगर यहाँ ऑप्शन प्रधानाध्यापक होता तो वो आंसर होता, लेकिन प्रधानाध्यापक नहीं है तो क्लर्क जो है वो तो ऊपर उठाएगा नहीं, अध्यापक उठाएंगे नहीं, छात्र उठाएंगे नहीं। अनुशासन मेंटेन करने का काम मुख्याध्यापक का होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुख्याध्यापक ही प्रधानाध्यापक होता है, बस नाम चेंज है। विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका होता है? प्रधानाचार्य का। प्रधानाचार्य का कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है? भाई आप पढ़ो, विद्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों का नेतृत्व करना कार्य है। हाँ। सभी व्यक्तियों को कार्यों का बंटवारा करना काम है। छात्रों की सतत प्रगति का ध्यान रखना है। तो आंसर उपरोक्त सभी लगा देंगे। विद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से मित्रवत व सहयोगपूर्ण व्यवहार करना किसका कार्य एवं उत्तरदायित्व है? तो प्रधानाचार्य का है। विद्यालय में कौन प्रबंध तंत्र तथा विद्यालय के समस्त व्यक्तियों के मध्य सेतु की भांति कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? तो वो प्रधानाचार्य है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व क्या है? बार बार वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आगे चलिए। ये रहा, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व क्या है? समय समय पर मीटिंग करते रहो, निर्देशन करते रहो, छात्रों की प्रगति का ध्यान रखो। सारे ही आपके सही हैं। पूरा टॉपिक ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही सारे आंसर लग जाएंगे। अगला चलो, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये भी कार्य तो प्रधानाचार्य का ही है। विद्यालय के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं को समय समय पर नियोजित करने का कार्य या आयोजित करने का कार्य, ये भी प्रधानाचार्य का कार्य है। कक्षा प्रबंधन के संबंध में शिक्षक का क्या दायित्व है? देखो, शिक्षक का दायित्व है टाइम से क्लास में आओ, छात्रों का विवरण अपने पास रखो, कक्षावधि में अधिकांश समय खड़े रहो। ऐसा नहीं है कि बैठ के आराम फरमा रहे हो। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व है? तो शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे छात्र इधर उधर ना बैठे रहे, उनको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर मैनर में बैठाओ। छात्रों को उनके नाम से संबंधित करो, ए तुम ये सब करके डिनोट मत करो। अनुपस्थित छात्रों का विवरण रखो, यानी कि प्रेजेंट लगाओ। तो उपरोक्त सभी ही शिक्षक के दायित्व हैं। ये भी आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विद्यालय सामग्री के प्रति छात्रों में आदर की भावना जगाना किसका दायित्व है? छात्रों से रूबरू कौन होता है? शिक्षक। पढ़ाने कौन जाता है? शिक्षक। तो उनमें आदर की भावना जगाना किसका काम होगा? शिक्षक का काम होगा। शैक्षिक कार्यों के संबंध में शिक्षक को किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए? देखो, पढ़ाते समय एक तो उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करो, पढ़ाने का एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए। शिक्षण कार्य के समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कोई एक चीज ऐसे बता रहे हो, मान लो पढ़ा रहे हो, तो मौखिक ना पढ़ाओ। ब्लैक बोर्ड होता है, डस्टर होती है, चाक होती है, सारी सामग्री का यूज करो।
गृह कार्य को प्रॉपर तरीके से बताओ कि आपका होमवर्क क्या है, तो एक तरीके से उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षण विधि एवं क्रिया के संबंध में एक शिक्षक का क्या कार्य है, तो प्रश्नों का वितरण समान रूप से करना। ऐसा नहीं है कि एक छात्र को 10 क्वेश्चन दे दिए और एक को 5 ही दिए। विद्यार्थियों के लिखित कार्य को सावधानी पूर्वक जांचना, हवा में नहीं जांचना है कि आंख बंद करके बस टिक का साइन लगा दिया जैसे हमारे आपके स्कूल में लगाते हैं। छात्रों को कार्यों में व्यस्त रखना, बिल्कुल सही बात है, छात्रों को खाली नहीं छोड़ना है क्लास में। नहीं पढ़ा रहे हो तो उनको कुछ काम दो, वो काम करें। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा टॉपिक आपका हलवा है, पूरा का पूरा टॉपिक। शिक्षा के कक्षा अनुशासन संबंधित कार्य कौन से हैं? भाई अनुशासन कक्षा में कब बना रहेगा? छात्रों को इधर उधर घूमने ना दो, छात्रों से अतरंग होने के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंध रखो, गुस्साओ ना, गर्मी नहीं दिखाना है, दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारे ही अनुशासन संबंधित कार्य हैं। शिक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व तो क्या है, तो समस्त छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये तो काम है ही। आगे चलिए, विद्यालय अवस्था में अपना सक्रिय योगदान देना, यह भी शिक्षक का कार्य है। विद्यालय समय सारणी का अनुपालन करना, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इजी था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप ना कर पाते बिना इस टॉपिक को। बस देखो क्या है कि एक बार इस वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना, कि क्वेश्चन है कौन कौन से। आगे चलिए, अब देखो अगला जो टॉपिक है ना, वो भी आपको शायद ही एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जो कथन के वाले होंगे तो आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो वो भी क्वेश्चन आप बिना किसी के हेल्प के सॉल्व कर लोगे। बस एक बार देख लो कि ये क्वेश्चन है क्या क्या। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? भौतिक संसाधन का मतलब जो फिजिकल चीजें होती है। स्कूल भवन, अरे स्कूल भवन तो फिजिकल ही है। लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, फर्नीचर, ये सारी चीजें, तो लाइब्रेरी तो रहेगी ही रहेगी, लैब तो रहेंगी ही रहेंगी, स्कूल भवन तो रहेगा ही रहेगा, सारे ही फिजिकल हैं। उपरोक्त सभी आंसर लगा दीजिए। कार्यशालाएं, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन, छात्रावास, विद्यालय किस प्रकार के संसाधन है? भौतिक संसाधन। स्कूल के भौतिक संसाधनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्यालय भवन। सबसे मेन है विद्यालय भवन। एक बार लाइब्रेरी नहीं होगी, प्रयोगशाला, फर्नीचर नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन भवन तो होना चाहिए। बच्चे कम से कम बिल्डिंग के अंदर भले ही जमीन में बैठ के पढ़ें, लेकिन भवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम मूक अध्यापक कौन है? मूक अध्यापक का मतलब एक ऐसा अध्यापक जो आपको पढ़ाए ना, तो पता है वो कौन है? वो है आपकी पुस्तकालय। लाइब्रेरी भी आपको पढ़ाती है लेकिन बोलती नहीं है, बस पढ़ाती है किताबों से। आगे चलिए, छात्रों का दूसरा घर किसे माना गया है? बताने की जरूरत है क्या? छात्रों का दूसरा घर किसे माना गया है? कुछ लोग कहेंगे विद्यालय, अरे विद्यालय में तो पढ़ने जाते हैं। दूसरा घर छात्रावास को, हॉस्टल को माना गया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। अगली स्लाइड है, मानव संसाधनों के अलावा विद्यालय के अन्य सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन को अगर आप छोड़ दोगे तो उसके अलावा विद्यालय की जितनी भी चीजें हैं सारी भौतिक होती हैं, इसका मतलब भौतिक संसाधन कहलाएंगे। विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है? अरे भाई शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं, शिक्षण वातावरण का ये विभिन्न अभिन्न अंग होते हैं, स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर लगा दीजिए। आकर्षक मानवीय संसाधनों में कौन स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है? भाई शिक्षात्मक वातावरण तो चाहे स्कूल प्रांगण हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे विद्यालय भवन हो, सारे ही उत्पन्न करते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आंसर होगा। विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है? विद्यालय भवन से तात्पर्य यह है कि मुख्य भवन एवं प्रयोगशाला भी वहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। पुस्तकालय भी वहीं होता है, छात्रावास, खेल का मैदान, उद्यान, ये भी वहीं होते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ भी आंसर मार्क करिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए क्या होना नितांत आवश्यक है? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, विद्यालय भवन होना नितांत आवश्यक है। विद्यालय भवन में सम्मिलित भाग कौन कौन से हैं? देखिए विद्यालय भवन में मुख्य भवन होता है, पुस्तकालय, खेल मैदान भी होता है, विद्यालय के विभाग का भवन, छात्रावास भी होता है, तो उपरोक्त सभी आंसर लगाइए। विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? तो अन्य महत्वपूर्ण भागों में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? बाग बगीचे आ सकते हैं, कृषि भवन, प्रयोगशाला आ सकती है, खुला मैदान आ सकते हैं, यहाँ भी उपरोक्त सभी आंसर लगाइए। ये भी बिल्कुल हलवा टॉपिक है। विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? देखो, एक तो स्थिति जो है वो स्थानीय तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, बिल्कुल इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भूमि समतल हो तथा आसपास की भूमि से थोड़ा सा ऊंची हो। ऊंची इसलिए क्योंकि बरसात में पानी वगैरह आए तो वो स्कूल के अंदर ना घुसे, इसीलिए। अगला, भूमि सीलन वाली ना हो, सीलन वाली भूमि नहीं होनी चाहिए,
तो उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। विद्यालय वाली भूमि के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? देखो, विद्यालय के आसपास गंदा नाला भी नहीं होना चाहिए, नदी भी नहीं होनी चाहिए, तालाब या पोखर भी नहीं होना चाहिए। उपरोक्त सभी यहाँ भी आंसर हो जाएगा। विद्यालय की स्थिति दूर होनी चाहिए, किससे? विद्यालय नगर से दूर होना चाहिए, शोर शराबा ना हो, अत्यंत भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़क से दूर होनी चाहिए, ट्रैफिक ना हो, उद्योगों के कोलाहल से, वातावरण से दूर होनी चाहिए। ट्रैफिक यानी कि कह सकते हो प्रदूषण ना हो कि आसपास फैक्ट्री वगैरह है, वहां से शोर आ रहा है और कह सकते हो प्रदूषण भी हो रहा है। तो इन सभी चीजों से विद्यालय दूर होना चाहिए। उपरोक्त सभी आंसर होगा। विद्यालय भवन का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो नैतिक एवं स्वच्छ भी होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद भी होना चाहिए, बाजार या सिनेमा घर से दूर भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ भी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। उपरोक्त सभी, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई ना कि भूमि वर्तमान विकास के अनुरूप हो, भूमि का क्षेत्र भावी विकास के भी अनुरूप हो, सीलन ना हो, भूमि जो है वो बाकी नगर के क्या हो, नगर से दूर विद्यालय होना चाहिए, शोर शराबा वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, नदी तालाब के पास नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जमीन से थोड़ा ऊंचे होना चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शन है, यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आंसर होगा। विद्यालय के निर्माण में विद्यालय के निर्माण के समय ध्यान देने वाले योग्य तत्व कौन कौन से हैं? तो फिर वही बात भैया, भवन में प्रकाश और हवा की व्यवस्था तो होगी ना। भवन विद्यालय की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा कि नहीं होगा? पता लगा बिल्डिंग छोटी है, बच्चे ज्यादा हैं। भवन सुनियोजित भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ भी आंसर हो जाएगा। विद्यालय प्रांगण में क्या होना आवश्यक है? आप बताओ, कैंटीन का कि फलों की दुकान का कि व्यायामशाला का कि सबका? सबका होना जरूरी है। कम से कम कैंटीन हो तो बच्चों की भूख लगे तो खाना खा ले, फल की दुकान है, भूख लगे तो नहीं खाना खाना चाहते हैं, फल खा ले, एक्सरसाइज करने के लिए व्यायामशाला। तो उपरोक्त सभी आपके आंसर होने चाहिए। विद्यालय भवन में क्या होना आवश्यक है? शौचालय, साइकिल स्टैंड, स्टाफ रूम एवं मनोरंजन कक्ष तथा पीने का पानी। तो सबका होना जरूरी है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा गया है? प्रधानाचार्य को कहा गया है। विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा गया है? शिक्षक को कहा गया है। मस्तिष्क अगर प्रधानाचार्य है तो जान किसकी वजह से है? शिक्षक की वजह से है। विद्यालय का हृदय किसे माना जाता है? पुस्तकालय को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, विद्यालय का हृदय क्या है? पुस्तकालय। शरीर से जोड़ के चलिए, मस्तिष्क प्रधानाचार्य, नाड़ी कौन? शिक्षक, हृदय कौन? पुस्तकालय। बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि कहां से प्राप्त करता है? तो भाई मानवीय ज्ञान या अनुभव तो उसको पुस्तकालय से मिलते हैं, वहां से वो बुक्स पढ़ता है, उनसे उसको मानवीय ज्ञान मिलता है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय को ही कहा जाता है, जहां पे आपकी बुद्धि का विकास होता है। आगे चलिए, विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहा गया है? बताने की जरूरत नहीं है, उसका नाम है कैंटीन। शिक्षण की आधुनिक पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो वो चाहे डाल्टन विधि हो, चाहे योजना पद्धति हो या वाद विवाद पद्धति हो, ये सारी ही शिक्षण की आधुनिक पद्धतियां हैं। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, पुस्तकालय में छात्रों हेतु विविध साहित्य की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, ये तो उद्देश्य है ही। स्वस्थ साहित्य के अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जगाना, ये भी उद्देश्य है। छात्रों के ज्ञान को व्यापक बनाने में साधन जुटाना, ये भी उद्देश्य है। तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, पुस्तकालय से होने वाले लाभ बताओ। अगले पेज पे चलना पड़ेगा, 27 के बाद 28 नंबर पे। भाई पुस्तकालय से ये सारे ही लाभ होंगे। कौन कौन से? छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता से उपलब्ध कराता है, छात्रों में अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास करता है, दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। विद्यालय में प्रयोगशाला से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? भैया व्यवहारिक शिक्षा मिलेगी, करके सीखने पर जोर मिलेगा, विषय में रोचकता लाता है। तो उपरोक्त सभी। लैब का यूज क्या है? लैब के सारे ही यूज है। छात्रालय अध्यक्ष के विशिष्ट गुण कौन से हैं? तो सामाजिक गुण का होना चाहिए, प्रशासकीय योग्यता होनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। उपरोक्त सभी। दो टॉपिक ऐसे मिले जो आपके निहायत आसान थे, जिसमें आपको किसी के भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खुद सोचोगे और खुद आंसर लगाओगे। अब आप कहोगे सर क्या आगे के सारे ही टॉपिक ऐसे हैं? तो जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट लेवल स्टाइल अप्रोच एंड स्किल, प्रबंधन के स्तर, शैली, उपागम और कौशल। पहला क्वेश्चन कथन है, याद करना पड़ेगा। प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करने, निर्देशन करने, समन्वय करने तथा अन्य कार्यों का निरंतर करने से है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हेनरी फियोल के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? हेनरी फियोल के द्वारा।
आगे चलिए, किसने कहा है कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों के द्वारा व उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है? ये हेरोल्ड क्रूंज के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? हेरोल्ड क्रूंज के द्वारा। प्रबंधन एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसके अंतर्गत कारोबार का प्रबंधन, प्रबंधकों का प्रबंध तथा कार्यकर्ताओं के कार्य का प्रबंधन होता है। ये परिभाषा पीटर ड्रकर के द्वारा दी गई है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या कार्य लेना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि वे उसको सबसे मितव्ययी तथा उत्तम ढंग से किस प्रकार पूरा करते हैं। ये कथन एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। किसका है? एफ.डब्ल्यू. टेलर का। आगे चलिए, किसने कहा है कि प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण शामिल होते हैं? जॉर्ज आर टेरी का यह कथन है। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो व्यक्ति नियुक्तिकरण की भी है, नियोजन एवं संगठन की भी है, निर्देशन एवं व्यक्तियों के प्रवासन प्रयासों की भी है। तो मैनेजमेंट ये सारी प्रक्रियाएं, तो उपरोक्त सभी आंसर मार्क करिए। प्रबंधन एक साथ समन्वित करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट प्रबंधन एक साथ समन्वित करता है। क्या? समस्त कार्यकर्ताओं को करता है, कार्य विधियों तथा बाजार को करता है, आर्थिक परिस्थितियों को करता है। तो यहां भी आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अच्छा, प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो प्रबंधन का अर्थ संगठन भी है, संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना भी है, संगठन चलाना भी है। तो हम आंसर उपरोक्त सभी मार्क कर देंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की कला को क्या कहा जाता है? देखो, व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की मेन कला को हम क्या कहते हैं? प्रबंधन भी कह सकते हैं, व्यवस्थापन भी कह सकते हैं, कार्य प्रक्रिया भी कह सकते हैं। एक सेकंड, नहीं, केवल प्रबंधन होगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी आंसर नहीं है। तो इसलिए सॉरी, आपका राइट आंसर केवल प्रबंधन ही होगा। किसी भी व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की कला को प्रबंधन कहा जाता है। अच्छा, प्रबंधकों के स्तर होते हैं। देखो, प्रबंधक के शीर्ष स्तर भी होते हैं, निम्न स्तर भी होते हैं, मध्य स्तर भी होते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। शीर्ष स्तर प्रबंधन में क्या सम्मिलित होता है? तो शीर्ष स्तर में देखो, टॉप लेवल पे मैनेजमेंट में कौन आएगा? निर्देशक मंडल आएंगे, जनरल मैनेजर आएंगे, प्रबंधन निदेशक आएंगे, उपरोक्त सभी। उसके बाद मध्य लेवल में कौन आएगा? मध्य स्तर में आपका प्रधानाचार्य हो गया। निम्न स्तर पे कौन आएगा? जो क्लर्क हो गए, चपरासी हो गए, ये सारे लोग आएंगे। संगठन की सभी नीतियां एवं लक्ष्य किससे निर्धारित होते हैं? तो नेक्स्ट पे हमको मूव करना पड़ेगा अगली स्लाइड पे। 29 नंबर पेज पे मूव करिए। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि संगठन की जो सभी नीतियां और लक्ष्य हैं वो किससे निर्धारित होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष स्तर प्रबंधन से निर्धारित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष स्तर पर प्रबंधक अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है किसमें? भाई, टॉप लेवल वाले जो लोग होते हैं वो मैनेजमेंट में क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं और उनपे काम कैसे करना है ये डिसाइड करते हैं। मध्य स्तर प्रबंधन के सभी निर्णयों को किस स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है? शीर्ष स्तर पर। अरे भाई, मध्य स्तर पर हो तो शीर्ष स्तर से जो निर्णय आएगा उसको या तो स्वीकार करोगे या तो अस्वीकार करोगे। शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा दिए जाते हैं क्या? आज्ञा भी दी जा सकती है, निर्देश भी दिए जा सकते हैं, मार्गदर्शन भी किया जा सकता है। अगर मैं आपसे हायर लेवल पे काम कर रहा हूं तो मैं आपको आज्ञा भी दे सकता हूं, निर्देश भी दे सकता हूं, मार्गदर्शन भी दे सकता हूं। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के कार्य कौन कौन से हैं? संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना, नीति और योजना निश्चित करना, विभागों का बजट तैयार करना। तो यहां भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भाई, मध्य की नियुक्ति कौन करेगा? शीर्ष वाले करेंगे, तो शीर्ष स्तर के प्रबंधकों द्वारा। बाह्य जनता से संबंध रखना और विकसित करना किस स्तर के प्रबंधन का कार्य होता है? ये भी शीर्ष स्तर के प्रबंधन का कार्य होता है। मध्य स्तर तथा निम्न स्तर के प्रबंधकों की रिपोर्ट के आधार पर विभागों की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? तो टॉप वाला करेगा, शीर्ष स्तर वाला। मध्य स्तर के प्रबंधन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो मध्य स्तर में आपका क्षेत्रीय मैनेजर हो गया, प्लांट मैनेजर हो गया, कार्यात्मक विभागों के अध्यक्ष हो गए, ये सारे ही शामिल होंगे। मध्य स्तर के प्रबंधक अपने कार्यों के लिए
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मध्य स्तर उत्तरदायी होगा किसके लिए? शीर्ष स्तर के लिए। मध्य स्तर प्रबंधकों के कार्य कौन कौन से हैं? शीर्ष स्तर पर प्रबंधक की नीतियों तथा निर्देशों को कार्यान्वित करना बिल्कुल कार्य है। निम्न स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति करना और उन्हें प्रशिक्षण देना बिल्कुल ये भी कार्य है। निम्न स्तर के प्रबंधकों का कार्यों का मूल्यांकन करना ये भी कार्य है। तो उपरोक्त सभी आंसर लगाइए। उप इकाइयों की योजनाएं किसके द्वारा बनाई जाती हैं? मध्य स्तर प्रबंधन द्वारा बनाई जाती हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? मध्य स्तर प्रबंधन द्वारा। समन्वय का कार्य प्रधानाचार्य ही करता है और प्रधानाचार्य मध्य स्तर में ही आता है। प्रक्रियात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये निम्न स्तर द्वारा किया जाता है। निम्न स्तर प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं? तो इनके जितने भी काम लिखे हैं, वो चाहे कर्मचारियों की क्रियाओं की योजना बनाना हो, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना हो, कर्मचारियों का निरीक्षण करना हो, ये सारे ही काम हैं। निम्न में से प्रबंध कौशल का प्रकार कौन सा है? तो प्रबंध कौशल के प्रकार वो चाहे परियोजना प्रबंध हो, वो चाहे आत्म प्रबंधन हो, वो चाहे समय प्रबंधन हो, ये सारे ही हैं। शिक्षा में प्रबंध व प्रशासन निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। आत्म प्रबंधन कौशल के लिए क्या आवश्यक है? निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, आत्म मूल्यांकन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। प्रबंधन की शैली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। निम्न में से कौन प्रबंधन शैली का प्रकार है? तो प्रबंधन शैली के प्रकार चारों हैं, चाहे वो निरंकुश शैली हो, चाहे लोकतांत्रिक एवं अहस्तक्षेप हो, चाहे पैतृक हो, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है? तो वो है लोकतांत्रिक शैली। किस प्रबंधन शैली में कर्मचारी अपने दम पर निर्णय लेते हैं और काम करते हैं? तो ये कौन सी शैली है? ये है आपकी अहस्तक्षेप शैली। नाम से ही पता है, जिसमें कोई हस्तक्षेप ना कर सके। किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव नहीं लेते हैं? निरंकुश शैली में। और किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर आधारित नहीं रहते हैं? तो जहां पे कोई हस्तक्षेप ना करे वो शैली कौन सी? अहस्तक्षेप। आगे चलिए, मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं। ये आइए, तो वो शैली कौन सी है? अहस्तक्षेप शैली हो जाएगी। किस शैली में कर्मचारी अपने संगठन के प्रति वफादार होता है? पैतृक शैली। किसका कथन है कि सभी प्रबंधक 5 प्रबंधन कार्य करते हैं? वे योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। हेनरी फेयोल का ये कथन है। प्रबंधन प्रक्रिया में कितने स्वतंत्र परिवर्ती सन्निहित होते हैं? तो टोटल 6 हैं। प्रबंधन प्रक्रिया में सन्निहित स्वतंत्र परिवर्ती कौन कौन से हैं? तो ये जितने भी लिखे हुए हैं, वो चाहे पुरुष और स्त्री हो, वो चाहे सामग्री और मशीनें हो, वो चाहे विधियां, धन एवं बाजार हो, सारे ही हैं। भाई मैनेजमेंट प्रोसेस में तो ये सारी ही चीजें आएंगे ना, जितने भी ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो उपरोक्त तो सभी आंसर मार्क करेंगे। प्रबंधन निरंतर और कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन सत्य है। बस सत्य असत्य इतना पूछा था। अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा जो बातें हैं वो टीचर से रिलेटेड ही होंगी। ये टॉपिक भी ऐसा है जहां के मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने आप से ही लगा ले जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे। कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम हैं? ये ध्यान रखिएगा, कक्षा प्रबंधन के 4 आयाम होते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा प्रबंधन के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं? तो देखो, कक्षा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक, भौतिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे ही आयाम होने चाहिए। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई जो है वो कक्षा कक्ष को ही कहा जाता है, क्लासरूम को कहा जाता है। आगे चलिए, कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम में क्या सम्मिलित है? तो देखो, भौतिक आयाम में कक्षा की बात हो रही है, क्लासरूम की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वायु की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, श्याम पट्टी यानी कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए या व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कक्षा प्रबंध का मनोवैज्ञानिक आयाम कौन सा है? अभिप्रेरणा। कक्षा प्रबंध का नैतिक आयाम किससे संबंधित है? नैतिक आयाम में छात्रों की भावनाएं, नैतिक पहलू, छात्रों की अभिव्यक्तियां, ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। कक्षा का नेता कौन होता है? तो कक्षा का नेता अध्यापक होता है, ध्यान रखिएगा। समाज का, विद्यालय का नेता प्रधानाचार्य, लेकिन कक्षा का नेता अध्यापक होता है। कक्षा के सामान्य सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं में
किन पूर्ण धारणाओं के रूप में है? तो ध्यान रखिएगा, आत्मनियंत्रण हो या समझ और स्वीकृति हो या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा उत्पादन हो, ये सारे ही सामान्य सिद्धांत हैं कक्षा के। कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत कौन कौन से हैं? नियोजन, जिम्मेदारी, प्रोत्साहन, ये सारे ही आपके कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत हैं। कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में है? न्यूनतम बाधा होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, पुरस्कार देना चाहिए अगर छात्र अच्छा काम कर रहे हैं, स्पष्ट नियम होने चाहिए, भ्रमित नियम नहीं, क्लियर कट नियम होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा प्रबंध में बाधा और विलंब होनी चाहिए, न्यूनतम। क्यों भाई? बाधा और विलंब न्यूनतम ही तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बाधाएं ही बाधाएं हैं, डिस्टर्बेंस ज्यादा है, लेट बहुत हो रहा है, तो ये चीज तो न्यूनतम होनी चाहिए ना। कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखो, बहुत ज्यादा भीड़, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी, डेली नित्य चर्चा का अभाव होगा। तो भाई ये सारे ही रीजन है, प्रमुख समस्याएं हैं कक्षा प्रबंधन की। कक्षा में अनुपस्थिति की समस्या का मुख्य कारण क्या है? देखो, कक्षा में अनुपस्थिति की समस्या का मुख्य कारण एक तो अध्यापक एब्सेंट रहे, या फिर छात्र एब्सेंट रहे, या फिर संशोधन कार्य की समस्या होंगी। ये तीनों चीजें होंगी तो कक्षा में प्रेजेंटी जो है वो कम रहेगी। कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक कौन से हैं? कक्षा कक्ष में कौन होता है? अध्यापक होगा, छात्र होगा, एक मध्यस्थ चर होगा। तो ये सारे ही आपके कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक हैं। अगले पेज पे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आ जाइए नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर कौन कौन से? देखिए, मध्यस्थ चर कौन होता है? मध्यस्थ चर आपका प्रधानाध्यापक या क्लरिकल स्टाफ नहीं होता है। मध्यस्थ चर इन द सेंस विषय वस्तु, शिक्षण सूक्तियां, शिक्षण उद्देश्य एवं विधियां। तो ये सारे, जैसे एक क्लासरूम में किसका होना जरूरी है? कोई आपसे पूछे, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, और टीचिंग यानी कि पढ़ाने वाली जो सामग्री है, विषय वस्तु, उसका होना जरूरी है। कक्षा कक्ष के मध्यस्थ चर विषय वस्तु में क्या क्या सम्मिलित है? भाई देखिए, विषय वस्तु में तो शब्द, प्रत्यय, तथ्य, शाब्दिक भाषा, सिद्धांत, नियम, सारी चीजें होंगी। उपरोक्त सभी आंसर मार्क करिए। मध्यस्थ चर शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? देखो, मध्यस्थ चर जो है, शिक्षण उद्देश्य जो पाठ्य सामग्री होती है, उसमें भावनात्मक, ज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक, ये सारे ही उद्देश्य आते हैं। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है? कक्षा में शिक्षक जो है वो अध्यापक भी है, नेता भी है, प्रबंधक भी है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका कुछ अन्य रूपों में भी महत्वपूर्ण है, और वो रूप कौन कौन से हैं? दार्शनिक का रूप भी, अनुसंधानकर्ता का रूप भी, निर्देशक का रूप भी। तो यहाँ भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता किन कारणों से होती है? भाई, प्रभावशाली शिक्षण के लिए, योग्यता समूहीकरण के लिए, समय का समुचित उपयोग करने के लिए। तो यहाँ भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर में कौन कौन शामिल है? मध्यस्थ चर में शिक्षण प्रविधियां भी हैं, संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल भी है, शिक्षण कौशल भी है, यानी कि टीचिंग स्किल, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक है आपका कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग टाइप्स एंड सोर्स, यानी कि अंतर्द्वंद, अर्थ, प्रकार एवं स्रोत। यहां भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ग्रीनबर्ग एवं बैरोन द्वारा। अंतर्द्वंद की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अंतर्द्वंद में देखो क्या है, यह किसी तत्व के दो या अधिक पक्षों में असंगता के कारण उत्पन्न होता है। अंतर्द्वंद का मतलब तो समझ पा रहे हो ना, आपसी लड़ाई। द्वंद का मतलब युद्ध, अंतर का मतलब आंतरिक, यानी कि आपसी लड़ाई की बात हो रही है। इसमें कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में सक्षम होता है, यह एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी। अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों में क्या क्या मुख्य है? तो अंतर्द्वंद में परंपरावादी दृष्टिकोण भी है, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण भी है, मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण भी है। उपरोक्त सभी आंसर मार्क करिए। आगे चलिए, किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए? तो ये परंपरावादी दृष्टिकोण की मान्यता है। किसकी? परंपरावादी दृष्टिकोण की मान्यता है। अंतर्द्वंद के प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंतर्द्वंद को पर्याय माना जाता था, हिंसा, अतार्किकता, विघटन, इन सब को। तो उपरोक्त सभी, यहां भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस दृष्टिकोण की मान्यता है
कि अंतर्द्वंद सभी समूहों तथा संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, तो ये मान्यता मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण से है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्द्वंद की अपरिहार्य मान्यता है मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। अभी ऊपर वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन नीचे रिपीट है। अगला क्वेश्चन, कौन दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतःक्रियावादी जो है ये दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है। अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगले पेज पे चलेंगे, अगला पेज यानी कि 32 नंबर पेज पे कह रहा है अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये जितने भी प्रकार लिखे हुए हैं ना, कार्य अंतर्द्वंद, प्रक्रिया अंतर्द्वंद, संबंधात्मक अंतर्द्वंद, उपरोक्त सभी आंसर आपका राइट होगा। किस प्रकार के अंतर्द्वंद का संबंध कार्य की सामग्री तथा लक्ष्य से होता है? कार्य अंतर्द्वंद का। किसका? कार्य अंतर्द्वंद का। किस अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर व्यक्तित्व संबंध होता है? तो ध्यान रखिएगा, संभावनात्मक। किसका? संबंधनात्मक। किस अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो ये प्रक्रिया अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद के स्वरूप कौन कौन से हैं? तो अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, विपक्ष है, एक अनिवार्यता है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित होती है किसमें? वार्ता में। यहाँ पे लड़ाई करो तो किससे? जबान से, हाथ पैर नहीं चलाना है। संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत ये सारे ही हैं, वो चाहे प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत हो, या सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत हो, या जिम्मेवारी स्वीकार करने का सिद्धांत हो। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे इस पेपर का, और वो है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस हेड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, दैट मींस संस्था प्रधान की अंतर्द्वंद प्रबंधन में भूमिका। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे और यहीं से हमारे पेपर थर्ड का एंड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक में गुण होने चाहिए, सारे गुण होने चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी आंसर मार्क करिए। प्रधानाध्यापक का कर्तव्य नहीं है, क्या कर्तव्य नहीं है? मनोरंजन करना उसका कर्तव्य नहीं है, बाकी मूल्यांकन, शिक्षण कार्य, नियोजन तो कर्तव्य है ही। प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व कौन सा है? नियोजन करना। भाई अस्वस्थ रहना, अनुपस्थित रहना, मनोरंजन करना, ये कोई दायित्व थोड़ी ना है, नियोजन करना दायित्व है। किसे अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को वर्ष भर के लिए नियोजित करना अनिवार्य है, वो है प्रधानाचार्य। गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा भी प्रधानाचार्य ही करेगा। प्रधानाचार्य के कौन से प्रशासकीय गुण हैं? तो कुशल प्रशासक भी हो, कुशल संगठनकर्ता भी हो, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। एक प्रधानाचार्य के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे गुण होने चाहिए, नेतृत्व की क्षमता, कार्यशील, उच्च चरित्र। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं? तो वो चाहे अध्यापक हो, वो चाहे माता पिता हो, वो चाहे विद्यार्थी हो, सारे ही अध्यापक, सारे ही प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। किसने लिखा है कि एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता, अपितु वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है? ये वीएस झा ने लिखा है। किस लेखक ने कहा है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधान अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे? रायबंद साहब का कहना है। प्राचार्य द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाना चाहिए? तो चाहे आत्मविश्वास हो, चाहे संघ की भावना हो, चाहे उत्तरदायित्व की भावना हो। उपयुक्त सभी आंसर आपका राइट होगा। प्रधान अध्यापक का मुख्य दायित्व निम्न में से किस स्तर पर नियोजन करना है? तो जितने भी स्तर अभी आपको दिखाई देंगे, वो चाहे विद्यालय खुलने के पूर्व, चाहे सत्र के दौरान, चाहे विद्यालय खुलने के दिन, सभी के स्तर पर उसका काम नियोजन करना है। आगे चलिए, निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता एवं दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है? तो रेगनर ने नहीं दिया, वार्ड, जी रीडर और ब्रे, इन दोनों ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत क्या नहीं आता? प्रधानाचार्य में राजनीति करने का गुण नहीं होना चाहिए। प्रधानाध्यापक के व्यवसायिक गुण के अंतर्गत क्या आता है? तो व्यवसायिक गुण के अंतर्गत विद्वता, व्यवसायिक ज्ञान, निष्ठावान होना चाहिए, ये सारे ही गुण आते हैं। एक प्राचार्य के अंतर्गत कौन सा व्यवसायिक गुण नहीं है? तो एक प्राचार्य के अंतर्गत उच्च चरित्र जो है वो एक व्यवसाय गुण नहीं है। उच्च चरित्र जो है नैतिकता में आता है। प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण कौन सा है? तो भैया नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, कुशल प्रशासक या कुशल संगठनकर्ता, या ए व सी दोनों। तो प्रशासकीय गुण में कुशल प्रशासक और कुशल संगठनकर्ता ही आएगा, इसलिए ए और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। हमने अभी तक पेपर 1 डिस्कस किया, पेपर 2 भी हमने पूरा खत्म कर लिया, पेपर 3 भी आज पूरा खत्म हो गया। ठीक, कितने पार्ट? 2 पार्ट हैं आपके
पेपर 3 के, 2 पार्ट हैं आपके पेपर 2 के और 3 पार्ट हैं आपके पेपर 1 के। 3 2 5 तो 7 वीडियो टोटल ये हो गई। अब नंबर आएगा पेपर 4 का। पेपर 4 को भी हम 2 पार्ट में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो टोटल 9 वीडियो होंगी और मेरा ये दावा है कि अगर आप इन 9 वीडियोस को देख लेते हो, कितनी वीडियो टोटल आपको मिली है? 9 वीडियोस। अगर इनको आप देख लेते हो ना तो 80% रिजल्ट आपका कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, जरूरी नहीं है कि 9 वीडियो आप एक साथ ही देखो, एक एक घंटे का गैप करके देखो, लेकिन एक चीज ध्यान दो, इन 9 वीडियो को कम से कम 2-2 बार देखना, जिससे ऑप्शन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आसानी से कर पाओगे। तो खत्म करेंगे आज के अपने सेशन को। फिर से मैं कहूंगा, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए अपने मैक्सिमम दोस्तों को जिन जिन भी लोगों का बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम है, और सब्सक्राइब भी करिए। आप में से मेरे डेटा के रिगार्डिंग 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया। यार कोई पैसा नहीं पड़ता है, सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। ये चैनल आपका पूरी तरीके से टीचिंग चैनल ही रहने वाला है। जैसे ही बीएड खत्म होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि बीएड तो हो गया, अब क्या करें। उसके बाद की तैयारी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ, टीचिंग कैटेगरी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।